हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हम लोग पूनम दलाल की बुक पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय पाषाण काल। तो उसमें भारतीय पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो प्राचीन पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो प्राचीन में लोग जो थे वो शिकारी थे। मध्य में उन्होंने पशुओं का पालन करना शुरू कर दिया था, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। और अब जो हम पढ़ेंगे तो इस वक्त लोग फसलों के उत्पादन में प्रगति कर चुके थे और खाद्य उत्पादन ज़्यादा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो है उत्तरी भारत में नवपाषाण काल का जो आरंभ है वो 8000 से 6000 ईसा पूर्व है उत्तरी भारत में। फिर दक्षिणी और उत्तर भारत के कुछ स्थानों में यह 1000 ईसा पूर्व से भी पुराना है। फिर प्रागैतिहासिक में इसके महत्व का प्रागैतिहासिक काल में इसके महत्व का इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण चरण को नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है, क्योंकि नवपाषाण में बहुत सारी नई नई खोजें हुई, बहुत सारे नए नए उपकरण बनने शुरू हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे जितने हैं ये नवपाषाण कालीन औजार हैं। तो इसमें है कि खाद्य उत्पादन, फसलों के उत्पादन यानी खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। फल उगाना, रागी के समान मक्का, चने की दाल जैसी फसलों का उत्पादन इन्होंने शुरू कर दिया था। उसने जानवरों जैसे भेड़ व बकरियों का भी बकरियों और जितने भी पालतू जानवर हैं इन सबका पालन मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। और इस वक्त इन्होंने अच्छा खासा मतलब पालना शुरू कर दिया था। फिर है सेकंड में है तकनीकी खोज। तो खोज के लिए भी इसे क्रांति का नाम दिया गया है। तो नवपाषाण कालीन मानव ने पत्थर के औजार बनाने में नई नई खोजें की, जिनमें पॉलिश किए हुए सुव्यवस्थित औजारों सहित अन्य सामग्री को पीसने के पत्थर के उपकरण भी शामिल किए, यानी पीसने के पत्थर के लिए भी उपकरण बनाए गए। उसके बाद है वो औजार बनाने के लिए क्वार्ट्ज के अलावा यानी इसके अलावा पॉलिश किए गए पत्थरों पर वे लोग ज़्यादा निर्भर थे। सेल्ट का जो इस्तेमाल है वो तराशे हुए पत्थर बने नहीं सॉरी सेल्ट का इस्तेमाल जो है तराशे हुए पत्थर के बने औजार और पॉलिश की गई हथौड़ी बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। मतलब जो सेल्ट का इस्तेमाल जो है वो हथौड़ी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हथौड़ियों के प्रकार के आधार पर नवपाषाण बस्तियों के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहला तो है उत्तर पश्चिमी, जिसमें आयताकार कुल्हाड़ियाँ जिनके मतलब जिनका जो काटने का किनारा था वो वक्राकार था यानी गोल था। उसके बाद से है उत्तर पूर्वी में पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियाँ जिनके आयताकार हत्थे थे और कहीं कहीं पे कंधे पर रखने वाली कुदालियाँ थी। दक्षिणी में है अंडाकार किनारे वाली कुल्हाड़ियाँ जिनके जो हत्थे थे वो नुकीले थे। फिर है मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार हुआ था। तो पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे। तो नवपाषाण कालीन समुदायों ने सबसे पहले हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ कर दिए और बाद में चाक, जिसपे मिट्टी का बर्तन बनता है, फिर चाक पे मतलब पहले हाथ से शुरू किया गया, फिर चाक की सहायता से वे मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। उनके मिट्टी के बर्तनों में काले पॉलिश किए गए और बर्तन स्लेटी बर्तन और चटाई के छाप वाले बर्तन ज़्यादा शामिल थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस काल में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन नवपाषाण में सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। फिर है आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों का उदय। तो उसमें है नवपाषाण काल के अंतिम चरण में लोग सबसे ज़्यादा व्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। वे मिट्टी के बेंत से बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे और वे नाव बनाना भी जानते थे। साथ ही उन्हें कपास यानी कॉटन और ऊन को धुलना और कपड़े की बुनाई का भी ज्ञान हो चुका था। उसके बाद है श्रम का लिंग व उम्र के आधार पर विभाजन यानी बंटवारा।
जैसे जैसे समाज में की प्रगति हो रही थी, वैसे वैसे अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा, यानी श्रम का प्रगति हुआ, इसमें श्रम की आवश्यकता बढ़ी, इसीलिए अन्य समुदायों के श्रमिकों की सहायता ली जाने लगी। फिर है उत्खनन में मिले कुछ मुख्य पाषाणकालीन स्थल हैं। ये जितने भी हैं सब पाषाणकालीन स्थल हैं। चिरांद फेमस है, बिहार में है, और बिहार में इसीलिए याद करना है। तो बिहार में चिरांद जो है वहाँ पे हड्डियों के जो भी औजार मिले हैं, विशेषकर सींगों से बने, तो ये बहुत फेमस है चिरांद। और मेघालय में गारो की पहाड़ियाँ, तो ये सब है जहाँ से सबसे ज्यादा इन सबको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है विंध्य पर्वत के उत्तरी स्कंद में बेलन घाटी और नर्मदा घाटी का मध्य भाग, और पूरा पाषाण कालीन बस्तियों के 3 चरणों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। कहाँ से? तो बेलन घाटी और नर्मदा से तीनों चरण के। कौन कौन से? पूरा पाषाण यानी प्राचीन, मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन बस्तियों का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो आगे है ताम्र युगीन यानी ताम पाषाण काल, जो कि 3000 से 500 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ताम्र पाषाण काल पाषाण उपकरणों के साथ मतलब उस वक्त जो था वो धातु के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था तांबे को, और तांबे का प्रयोग धातु के रूप में किया जाने लगा। कहीं कहीं पर कांसे का भी इस्तेमाल किया गया है। हड़प्पा पूर्व यानी हड़प्पा से पूर्व जो बस्तियां थी उसके काल को तकनीकी रूप से ताम पाषाण काल कहा गया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में कांस्य यानी कांसे हड़प्पा संस्कृति के बाद इसका उदय माना जाता है। कुछ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां जो है वो हड़प्पा के समकालीन यानी उसके आसपास के टाइम के पीरियड को बताती है, और कुछ उससे पहले की है। हालांकि यह भी कहा जा सकता है कि ज्यादातर ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां जो थी वो हड़प्पा के बाद की ही थी। फिर है हड़प्पा पूर्व यानी हड़प्पा के पहले ताम पाषाण संस्कृतियों के कुछ जो प्रमुख स्थल है वो है राजस्थान में खेतरी खदान के पास गणेश्वर, और राजस्थान की काली बगान, हरियाणा में बनावली, और सिंध जो कि पाकिस्तान में है उसमें कोट दीजी। इसके बाद है ताम्र पाषाण कालीन मानव गाय, भेड़ों, बकरियों, सुअरों और भैंसों को पालते थे और हिरन का शिकार करते थे। वे गायों का मांस खाते थे, लेकिन उन्हें सुअर का मांस पसंद नहीं था। साथ ही घोड़े से वे परिचित नहीं थे। ये पूछा जा चुका है कि घोड़े से वे परिचित थे कि नहीं, तो वो घोड़े से परिचित नहीं थे। इस बात पर गौर करना दिलचस्प है कि वे घरेलू जानवरों का प्रयोग उन्हें मार कर खाने के लिए करते थे, उनका दूध निकालकर डेयरी उत्पादों के लिए नहीं करते थे। मतलब यह परंपरा आज भी बस्तर के गोंड लोगों के बीच में जारी है। ताम्र पाषाण कालीन लोग मुख्यतः गेहूं और चावल का उत्पादन करते थे, और वे बाजरा, कई दाल, मसूर, काला चना, हरा चना, इन सब का भी उत्पादन करते थे। जबकि पूर्वी प्रांतों में रहने वाले लोग मछली और चावल, मतलब इनमें ज्यादा है कि खेती पे ज्यादा इन लोगों का फोकस था, और बर्तन बनाने में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, महिला कुम्हार चाक का इस्तेमाल नहीं करती थी और सिर्फ पुरुष ही करते थे। तो इसमें है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के मतलब विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी इन्होंने बनाया था। और सबसे ज्यादा प्रचलन कौन सा अगर मिट्टी का कलर था, मिट्टी के बर्तन थे, तो वो काले और लाल मिट्टी के बर्तन थे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं किस प्रकार से थी, ये किस किस चीज़ के बारे में जानते थे, जैसे दिया हुआ पक्की ईंटों के बारे में जानकार नहीं थे, तो इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।